So, hello everyone. I'm Pratima Mishra. I'm a special educator. A very warm good morning. So, हमने पहली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ दिस PWD एक्ट 1995. आज हम पढ़ेंगे PWD एक्ट 1995. और ये जो एक्ट है ये 1995 में आया। ये एक ओल्ड एक्ट है। RPWD के पहले PWD एक्ट आया था जिसमें 7 डिसेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की गई थी और उन डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की गई थी। तो आज हम इसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो एक्ट होता है PWD एक्ट, सबसे पहले तो ज़्यादा अवेयर नहीं थे डिसेबिलिटीज़ को लेके पहले। फिर धीरे धीरे जब लोग अवेयर हुए, गवर्नमेंट अवेयर हुई, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस एक्ट को लाया 1995 में। और वहाँ पर जब इस एक्ट को लाया गया तो जो डिसेबल बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है या डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो 7 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई थी, अभी मैं नीचे बताऊंगी कि वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ थी। तो उस डिसेबिलिटीज़ को लेकर यहाँ पे बात की गई। उनके अगर जो बच्चे हैं जो मेंटल रिटार्डेड है, लो विज़न वाले हैं, ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, क्या करना है, उनके अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलनी चाहिए, उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उन्हें जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की गई। ये बात वहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो ओवरऑल जो PWD एक्ट है, ये जो दिव्यांग जन है, जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जो जन है, उनके बारे में, उनके हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए इस एक्ट को लाया गया कि उन्हें बोलने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन एंड सो मैनी थिंग, राइट टू पार्टिसिपेशन इन एनी एरिया। ओके, सो ये एक्ट लाया गया। और इस एक्ट का जो बात मैंने अभी बताया कि फुल प्रोटेक्शन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। This act, Indian law that aims to provide for the equal opportunities, protection of right and full participation of person with disability in the society। मतलब इनकी जो भागीदारी है वो समाज में इक्वल तरीके से हो, समान रूप से हो, इन्हें बोलने का अधिकार हो, इन्हें साथ बैठने का अधिकार हो, इन्हें बिना किसी भेदभाव के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ये अपनी बात आगे सबके सामने रख सके। इस एक्ट में यही बात की गई है। ओवरऑल इनके राइट्स, इनके अधिकार और इनके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिलनी चाहिए, ये सारे राइट्स के यहाँ पर इस एक्ट में बात की गई है, ठीक है। The act defined the person with disability as someone who has physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with barriers hindered his full and effective participation in society on an equal basis with the others। इट मीन्स दैट ओवरऑल ये एक्ट जो है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जिस भी व्यक्ति को कोई भी डिसेबिलिटी है, फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और सेंसरी इम्पेयरमेंट है। सेंसरी हमारे 5 सेंस होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। वो 5 सेंस हमारे क्या क्या होते हैं, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग एंड आइज़। ओके, तो ये हमारे जो 5 सेंस होते हैं, अगर इसमें किसी तरीके का कोई डिफ़िकल्टी या फिर कोई इम्पेयरमेंट हो जाएगा, कोई परेशानी या समस्या होगी इन सेंस को काम करने के लिए, तो वो एक तरीके से इम्पेयरमेंट कहलाएगा और वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम है तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा और उसे हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलेंगे। और जब वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी में इंटर करेगा तो ओवरऑल इस कैटेगरी के लोगों को PWD एक्ट के थ्रू बहुत सारे जो भी उनकी अधिकारों की बात की गई है उनका उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो 7 जो डिसेबिलिटीज़ इस एक्ट में आई थी वो कौन कौन सी थी, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अर्लियर जो हमने आइडेंटिफाई किया था, जो 7 डिसेबिलिटीज़ थी, सबसे पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, एक मतलब इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओवरऑल जो होता है मसल्स एंड बोन कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ डिसेबिलिटी होती है, वेयर द चाइल्ड और द एनी एडल्ट हैव अ डिफ़िकल्टीज टू मूव
वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने मूव करने में, अपनी बॉडी को मूव करने में, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कहीं ना कहीं उसे डिफ़िकल्टीज़ होगी, प्रॉब्लम होगी चलने में, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और ये ओवरऑल जो है मसल्स बोन कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। और ये डिसेबिलिटी जो है वो एक तरीके से लोकोमोटर, लोको का मतलब वही है कि आपको मोटर इन द सेंस चलना, है ना। तो ये ओवरऑल लोकोमोटर डिसेबिलिटी चलने से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, चलने से जो भी रिलेटेड समस्या हो रही है, चलने में जो भी डिफ़िकल्टीज हो रही है, वो उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है ब्लाइंडनेस। यू नो वेरी वेल दैट ब्लाइंडनेस व्हाट, ब्लाइंडनेस मीन्स द पर्सन हु कांट सी एनीथिंग, है ना। अगर कोई इंसान है जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। तो जो एक्ट था PWD एक्ट 1995, उसमें ये एक्ट को भी लाया गया। ठीक, लो विज़न जो है, लो विज़न क्या है कि इसमें ब्लाइंडनेस नहीं आएगा। लो विज़न इज अनदर थिंग दैट इज़ पार्शियली इम्पेयर, विजुअल इम्पेयर्ड, है ना, पार्शियली विजुअल इम्पेयर्ड हम बोल सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी भी इंसान की, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा आपने देखा होगा कि उसकी एक आई डेवलप्ड नहीं है, एक आई बंद है और एक आई ओपन है, या एक आई जो है उसकी जो रेटिना प्यूपिल है वो डैमेज लग रही है, कहीं से वो देख नहीं पा रहा है एक आई से, बस एक ही आई से देख पा रहा है, तो वो हमारे लो विज़न की कैटेगरी में आएगा कि वो देख तो सकता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ओनली वन आई, है ना। या हो सकता है दोनों आईज़ है लेकिन पार्शियली उसे उस आँखों से भी अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। जैसे आपने सुना होगा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया जो नियर साइटनेस जो होता है एंड फार साइटनेस जो होता है, वो इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बट उसको भी कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है, वो लेकिन हम उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे, दैट इज़ अ कंडीशन। ओके, दैट इज़ कंडीशन ओनली दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज टू सीइंग द थिंग्स। ओके, सो ये हो गया लो विज़न की बात हमने कर ली और हमने ब्लाइंडनेस की भी बात बता दी। अब हम आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो PWD एक्ट ने आइडेंटिफाई किया, ये क्या होता है, ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हियरिंग मीन्स क्या, दैट द पर्सन इज़ एबल टू हियर एनी साउंड। ओके, बट इम्पेयरमेंट मीन्स दैट पर्सन इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्टी टू हियर अ साउंड। सो यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल साउंड सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमारा किसी भी व्यक्ति का जो साउंड होता है, वो नॉर्मल इंसान जो होता है वो कितने डेसिबल में सुनता है, 20 dB में, राइट। 20 dB से कम का जो साउंड है वो ईजिली जो है इंसान हम सुन पाते हैं, जो नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है, जैसे प्रॉब्लम हो रही है, वो 20-25 प्लस जो साउंड है डेसिबल का, उतना साउंड सुन पा रहा है वो, है ना, तो वो माइल्ड हियरिंग लॉस में आएगा या हियरिंग इम्पेयरमेंट में आएगा। तो अगर नॉर्मल डेसिबल की साउंड में अगर वो बच्चा या कोई भी एडल्ट नहीं सुन पा रहा है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब इसकी भी कैटेगरीज होती है, जैसे हम टाइप्स भी होते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, हियरिंग लॉस के, जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल होता है एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर से रिलेटेड होता है। वहाँ अगर इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडिल ईयर में कहीं कोई डिफ़िकल्टीज या कोई फॉल्ट आ जाता है, जरी हो जाती है, उसकी वजह से ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हमें देखने को मिलता है। ये बात की बात है, इससे मैं बाद में अच्छे से बताऊँगी। सो उसके बाद हमारा फोर्थ है लेप्रेसी कर्ड एंड पर्सन। ओके, लेप्रेसी हमने सुना होगा, दैट इज़ अ कोढ़ रोग, है ना। जो सेंसेस जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे से। किसी भी इंसान के आपने देखा होगा कि उसकी उंगलियां छोटी सी है, बढ़ नहीं रही है, हाथ जो है टेढ़े हो गए, सिकुड़ से गए हैं, और धीरे धीरे उनकी जो स्किन है वो मेल्ट होती है, और उनके जो स्किन्स में, उंगलियों में बिल्कुल भी सेंस नहीं होता, मतलब सेंसिटिविटी नहीं होती, सेंसिटिविटी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। अगर हम कोई छू भी रहे हैं उनको तो उनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कोई हमें छू रहा है। ठीक है, तो वो काम कर रहे ज़रूर होते हैं बट उनमें जो सेंसिटिविटी होती है वो उनकी स्किन में नहीं बची होती है, उनकी जो स्किन है वो धीरे धीरे मेल्ट भी होती है ना। तो ये कोढ़ रोग होता है एक तरीके से, कोढ़ रोग भी आपने सुना होगा, जिसको लेप्रेसी कर्ड बोलते हैं,
है ना। तो ये हो गया। बाय द वे ये उतना मतलब स्कूल लेवल में हम इतना ऐसे बच्चों को नहीं देखते हैं, बट मे बी हो सकता है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक तो अपने किसी स्कूल में ऐसे बच्चों को नहीं देखा था, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी बच्चे स्कूल में आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यू नो वेरी वेल दैट द पर्सन इज़ हैविंग कॉग्निटिव प्रॉब्लम, है ना। दैट पर्सन इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्टी टू थिंक एनीथिंग एंड रीजनिंग लॉजिकल थिंग्स। ओके। मतलब बच्चे को क्या होगा कि किसी भी लॉजिक लगाने वाली चीज़ में उसे प्रॉब्लम महसूस होगी। वो नॉर्मल सी चीज़ों को जल्दी से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, है। अगर आप किसी छोटी सी चीज़ को आप उसको बोल रहे हो कि 2+5 कितना होगा, तो वो तुरंत नहीं आंसर करेगा, उसे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो वो बहुत सोचेगा। मतलब जो रीजनिंग लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, वो उस चीज़ में उसे डिफ़िकल्टी होगी। ओवरऑल उसका आईक्यू लेवल भी कम होगा। जैसे नॉर्मल पर्सन का आईक्यू लेवल कितना होता है, 85 to 90। ओके। बट उस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होता है, जिसको इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल होता है, वो बच्चा जो होता है उसका आईक्यू लेवल कम होता है। मतलब 90 से कम होगा। ठीक है। 90 से कम होगा, 85 से कम होगा, 80 से कम होगा। हम बोल सकते हैं कि जनरली 80 to 90 जिसका होता है आईक्यू लेवल, वो नॉर्मल में ही आते हैं। लेकिन जिनका 80 से भी नीचे हो जाता है, 75 से नीचे होता है, वो बच्चे आते हैं किसमें, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं वो। तो ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इनका भी कोई टाइम होता है, इनका भी टाइम होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ एजुकेशनल, मेडिकल, है ना। एंड एजुकेशनल, मेडिकल एंड और एक एरिया था, मैं बाद में आपको बताऊंगी इसको। ठीक है। मेंटल इलनेस क्या है, अब मेंटल इलनेस को भी लिया गया। मेंटल इलनेस नॉर्मली ये डिसेबिलिटी की कैटेगरी में इसको लिया गया है 7 नंबर पे। पर ये भी एक डिसेबिलिटी है। जैसे कोई किसी तरीके का ट्रॉमा हो जाता है, लाइक आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और एक ही चीज़ में वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें एक तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो एनजाइटी होने लगती है उन्हें। सिज़ोफ्रेनिया करके आपने एक सुना होगा कंडीशन, वो भी एक मेंटल इलनेस का टाइप है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मेंटल इलनेस में मिलेगी। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी के फैमिली में किसी के बहुत ज़्यादा करीबी, जैसे किसी के पापा की डेथ हो जाती है या भाई की डेथ हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वही चीज़ें सोचने लगते हैं। तो एक तरीके से वो ट्रॉमा उनको हो जाता है, और वो ट्रॉमा जो है वो मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। एज वेल एज़ किसी को कोई भी चीज़, मतलब धैर्य, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो चीज़ें उनको समय पे समझना चाहिए, बट वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि नहीं, अभी हमको वेट करना चाहिए। मतलब एक समझदारी होती है, वो उन्हें उस टाइम पे नहीं समझ में आती। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, और एंजाइटी होना, बार बार एक ही चीज़ को सोचना, डिप्रेस्ड हो जाना, ये सारे मेंटल इलनेस के आपके कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं। और आजकल ये चीज़ें हो भी रही है। ठीक है। तो और इररिलेवेंट बातें करना, सो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, वो जो कंडीशन है वो मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेंटल इलनेस के प्रकार थे। सो आज मैंने आपको PWD एक्ट बताया, इसके टाइप्स बता दिए, कितने टाइप्स इन्होंने, मतलब PWD एक्ट जो है कितनी 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की, वो कौन कौन सी है। नाउ नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे RPWD। ठीक है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। उसमें 14 डिसेबिलिटीज़, न्यू 14 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया, और टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ फिर अभी तक है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।